हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने चैनल डोर में। और दोस्तों यहाँ पे आपके लिए 50 क्वेश्चंस लाए गए हैं जो आपका मैक्सिमम सिलेबस करेंगे आपका फार्माकोलॉजी का। दोस्तों ये एमसीक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप लास्ट तक देखिएगा और कोशिश करिएगा इनको खुद करने की। तो दोस्तों मैं वहाँ पे आपको थोड़ा सा समय दूंगा और उस पे इसके बाद आपका आंसर आपको मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको ज़रूरी है कि यहाँ पे आप सेल्फ इवेल्युएशन करें ताकि आपको खुद पता चल सके कि आपकी तैयारी कितनी है अभी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अगर आपको नहीं भी आते हैं तो इनको आप वन लाइनर बना के वहाँ नोट डाउन कर लीजिए और एग्जामिनेशन से पहले इनको देख के ज़रूर जाना है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के अपने फार्माकोलॉजी एमसीक्यू से। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एसेंशियल ड्रग्स आर। तो एसेंशियल ड्रग्स का डिफिनीशन क्या होता है? लाइफ सेविंग ड्रग्स, ड्रग्स दैट मीट द प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन, ड्रग्स दैट मस्ट बी प्रेजेंट इन द इमरजेंसी बैग ऑफ अ डॉक्टर, या फिर ड्रग्स दैट आर लिस्टेड इन द फार्माकोपिया ऑफ अ कंट्री। और दोस्तों ये हमारा टेलीग्राम है जिससे आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो एसेंशियल ड्रग्स आर ड्रग्स दैट मीट द प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन, तो हम उसे कहते हैं एसेंशियल ड्रग। सेकंड क्वेश्चन है, एल्कलाइजेशन ऑफ यूरिन हैसेंस द एक्सक्रीशन ऑफ। तो अगर यूरिन का हम एल्कलाइनाइजेशन कर देंगे तो वहाँ पे किस चीज़ का एक्सक्रीशन वहाँ पे बढ़ जाएगा? वीकली बेसिक ड्रग्स, वीकली एसिडिक ड्रग्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, या फिर नॉन पोलर ड्रग्स। इसका राइट आंसर है वीकली एसिडिक ड्रग्स। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग एन एंजाइम इन द बॉडी। तो कौन सी ऐसी इसमें ड्रग है जो कि एंजाइम को वहाँ पे इनहिबिट करके अपना एक्शन शो करती है? एट्रोपिन, एलोपिरिनॉल, लिवोडोपा, या फिर मेटोक्लोप्रामाइड। इसका राइट आंसर है दोस्तों एलोप्रिनॉल। क्वेश्चन नंबर 4, एन अनडिजायरेबल इफेक्ट ऑफ अ ड्रग दैट ऑकर्स एट थेरेपेटिक डोजेस एंड कैन बी प्रिडिक्टेड फ्रॉम इट्स फार्माकोलॉजिकल एक्शंस इज कॉल्ड। तो दोस्तों हम उसे क्या कहते हैं जो कि एक अनडिजायरेबल इफेक्ट किसी भी ड्रग का वहाँ प्रोड्यूस होता है जो कि थेरेपेटिक डोज से प्रिडिक्ट किया जा सकता है फ्रॉम इट्स फार्माकोलॉजिकल एक्शन, उसे हम लोग क्या कहते हैं? साइड इफेक्ट कहते हैं, टॉक्सिक इफेक्ट कहते हैं, एलर्जिक रिएक्शन कहते हैं, या फिर इडियोसिनक्रेसी कहते हैं। तो दोस्तों दीज आर कॉल्ड साइड इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इज इनर्वेटेड ओनली बाय पैरासिम्पैथिक नर्व्स? आइरिस मसल, सिलियरी मसल, स्वेट ग्लैंड्स, या फिर स्प्लेनिक कैप्सूल। तो केवल वो पैरासिम्पैथिक नर्व से इनर्वेटेड होते हैं, ठीक है, वहाँ पे सिंपैथेटिक का कोई लेना देना नहीं है। तो वो कौन है? आइरिस मसल, सिलियरी मसल, स्वेट ग्लैंड्स, या फिर स्प्लेनिक कैप्सूल। इसका राइट आंसर है सिलियरी मसल। द मेजर पोस्ट जंक्शनल कोलिनर्जिक रिसेप्टर इज ऑफ द मस्करेनिक टाइप एट द फॉलोइंग साइट: पोस्ट ग्लियोनिक, पैरासिम्पैथिक, एड्रिनल मेडुला, ऑटोनॉमिक गैंग्लिया, या फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और आई होप कि आप ये सब नोट डाउन करते जा रहे हैं। दोस्तों जो बच्चे सोचिए 57 रैंकर सीरीज शुरुआत से वो लगे हुए हैं और उनको वन लाइनर नोट्स बना रहे होंगे, तो आज उनके पास कितने क्वेश्चन वहाँ पे हो गए होंगे और कितना उन्हें मेमोराइज हो गया होगा, वो कितने कदम आपसे आगे निकल गए होंगे। इसलिए दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ कि कछुए की तरह चलो, लेकिन हमेशा उसकी तरह चलते रहो। ये नहीं कि आपको कहीं पे थक जाना है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक दिन में कितना घंटे पढ़ते हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप रेगुलर वहाँ पे समय देते हैं कि नहीं देते हैं। अगर आप ये सब कुछ नोट नहीं कर रहे हैं, आपके लिए सोच रहे हैं कि नहीं ये तो हम कर ले जाएंगे, तो फिर दोस्तों कहीं ना कहीं आप खतरे में हैं। और जो बच्चे निरंतर यहाँ पे कर रहे हैं, डेली वो केवल 2 घंटे दे रहे हैं, एक सुबह देते हैं, एक शाम को देते हैं फॉर रिवीजन, तो दोस्तों बहुत आसानी से एग्जामिनेशन को क्रैक करेंगे और वही लोग वहाँ पे चल के रैंकर्स बनेंगे।
तो दोस्तों इसका आंसर है पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पथेटिक। क्वेश्चन नंबर 7, इनिशियल ब्रेडिकार्डिया कॉज्ड बाय इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ऑफ एट्रोपिन इज बिलीव टू बी कॉज्ड बाय। तो दोस्तों इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ऑफ एट्रोपिन से इनिशियल ब्रेडिकार्डिया हो गया है, तो वो किसके द्वारा हुआ होगा? स्टिमुलेशन ऑफ मेडुलरी वैगल सेंटर, स्टिमुलेशन ऑफ वैगल गैंग्लिया, ब्लॉकेड ऑफ M2 रिसेप्टार्स ऑन SA नोडल सेल्स, या फिर ब्लॉकेड ऑफ मस्करेनिक ऑटो रिसेप्टार्स ऑन वैगल नर्व एंडिंग्स। और इसका राइट आंसर है ब्लॉकेड ऑफ मस्करेनिक ऑटो रिसेप्टार्स ऑन वैगल नर्व एंडिंग्स। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन कैटेकोलामाइन सिम्पथोमिमेटिक? एड्रेनलिन, इफेड्रीन, डोपामीन, या फिर आइसोप्रिनालिन। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि क्लासिफिकेशन कैसे पूछा जाता है। अगर आप सिंपली फार्माकोलॉजी KT त्रिपाठी आप उठाते हो, वहाँ पे आप केवल क्लासिफिकेशन को डेली देखते हो, तो वो अपने आप वहाँ मेमोराइज हो जाता है। आपको कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं सोचना है कि बहुत मोटा वॉल्यूम है। सिंपली आप डेली जब सुबह उठते हो 1 घंटा देते हो, तो उसमें फार्माकोलॉजी को ज़रूरी है वहाँ पर ऐड करना। वहाँ जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको वहाँ पे केवल देखना, और वो अपने आप वहाँ मेमोराइज हो जाते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर है इफेड्रीन। क्वेश्चन नंबर 9, एड्रीनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकिंग ड्रग्स। जो एड्रीनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकिंग ड्रग्स हैं वो कैसे काम करते हैं? ब्लॉक द एक्शन ऑफ एड्रेनलिन ऑन न्यूरोनल अल्फा 2 एड्रेनो रिसेप्टार्स, ब्लॉक बोथ अल्फा एंड बीटा adrenoreceptor mediated effects of injected adrenaline, do not block any effect of injected adrenaline, do not block the effects of sympathetic nerve. इसका राइट आंसर है डू नॉट ब्लॉक एनी इफेक्ट ऑफ इंजेक्टेड एड्रेनलिन। ऑटोकॉइड्स डिफर फ्रॉम हॉर्मोन्स इन दैट। अब हार्मोन से ऑटोकॉइड कैसे अलग होते हैं? ऑटोकॉइड्स आर इन्वॉल्व ओनली इन द कॉजेशन ऑफ पैथोलॉजिकल स्टेट्स। ऑटोकॉइड्स डू नॉट हैव अ स्पेसिफिक सेल टिश्यू ऑफ ओरिजिन। ऑटोकॉइड्स जनरली एक्ट लोकली एट द साइट ऑफ जनरेशन एंड रिलीज, या बोथ B and C आर करेक्ट। तो दोस्तों मेरी जो ट्रिक्स एंड टिप्स वाली वीडियो है उसमें मैं पहले ही बता चुका हूँ, हर एग्जामिनेशन के पहले मैं चीज़ बताता हूँ कि आप एग्जामिनेशन में एक तो प्रिपरेशन होता है और एक होता है दोस्तों ट्रिक। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को जब तक आप नहीं लाओगे एग्जामिनेशन, आप वहाँ पे अच्छे रैंक से क्लियर नहीं कर सकते हो। क्योंकि आपने भी देखा होगा दोस्तों कि आप चाहे जितना पढ़ लो, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें वहाँ पे समझ नहीं आते हैं, आइदर ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ टाइम या फिर दोस्तों ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ नॉलेज, जो भी कहें, लेकिन हमें वहाँ पे दोस्तों कुछ ट्रिक्स अपनानी होती हैं। उसमें से एक ट्रिक दोस्तों मैं यहाँ पे फिर से आपको बता रहा हूँ, और अगर वीडियो आपने नहीं देखी है, जो लोग नाइपर देने जा रहे हैं, जो लोग आगे GPAT देखेंगे, तो जाके डूअर चैनल में वहाँ पे देख सकते हो, वीडियो सेक्शन में जाके वो आपको वहाँ मिल जाएगी। दोस्तों कभी भी अगर आपके ऑप्शंस में ऐसा कोई ऑप्शन आ रहा है जहाँ पे बोथ B and C आर करेक्ट बताया जा रहा है, A and B आर करेक्ट या A B C आर करेक्ट, ठीक है, आर करेक्ट, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी वो 90% होती है सही होने की। तो चीज़ ध्यान रखिएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी सही होती है 90% सही होने की। और अगर ऐसा ऑप्शन देता है कि नन ऑफ A B और C आर करेक्ट, नन, जहाँ पे नन वर्ड आएगा तो उसके उतने ही परसेंट 90% ही चांस होते हैं गलत होने के। तो एक बहुत ही एसेंशियल ट्रिक है जो कि आप एग्जामिनेशन में फॉलो करोगे तो इवन बिना क्वेश्चन का आंसर जाने आप उसको वहाँ सही करके आओगे। तो अगर वो वीडियो नहीं देखी है दोस्तों, तो आप सिंपली क्या करना है, डूअर चैनल को क्लिक करना है, वहाँ वीडियो सेक्शन में जाके आप उसको वहाँ सर्च कर सकते हो। वहाँ पूरी की पूरी 606 वीडियो अभी तक आई हैं, तो सारी वहाँ पड़ी, उसमें आप सर्च करके देख सकते हो ट्रिक्स एंड टिप्स। तो दोस्तों इसका आंसर आप समझ गए होंगे, इसका बोथ B and C आर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11, द फॉलोइंग बायोजेनिक एमीन इज नॉट एक्टिवली टेकन अप इनटू इट्स स्टोरेज साइट बाय एन एक्टिव इम्यून पंप, एमाइन पंप। हिस्टामिन, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन, डोपामिन, या फिर नॉर एड्रेनलिन। इसका राइट आंसर है हिस्टामिन।
Question number 12. The following eicosanoid is generated through the lipooxygenase pathway. प्रोस्टाग्लैंडलिन E2, थ्रोम्बेक्सेन A2, ल्यूकोट्राइन C4 या फिर प्रोस्टासाइक्लिन। तो इसमें से कौन सा ऐसा इकोसोनाइड है जो कि जनरेट होता है थ्रू द लाइपोऑक्सीजनेस पाथवे? और इसका राइट आंसर है ल्यूकोट्रीन C4। क्वेश्चन नंबर 30. द फॉलोइंग एनाल्जेसिक लैक्स एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन. पैरासीटामोल, ब्यूप्रोफेन, डिक्लोफेनैक सोडियम या फिर पिरोक्सीकैम। तो कौन सा इसमें एनाल्जेसिक है इन चारों में जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन नहीं पाया जाता? यहाँ लिखा है लैक्स एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन और उसका राइट आंसर है पैरासीटामोल। क्वेश्चन नंबर 14. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिवर्स ड्रग बट नॉट अ डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस? क्लोरोक्विन, सल्फासेलाजीन, प्रेडनिसोलोन या फिर मेथोट्रिजेट। इसका राइट आंसर है प्रेडनिसोलोन। क्वेश्चन नंबर 15. द फॉलोइंग एक्सपेक्टोरेंट एक्ट बोथ डायरेक्टली ऑन द एयरवे म्यूकोसा एज वेल एज रिफ्लेक्सी? पोटेशियम आयोडाइड, ग्यूफेसिनेसिन, टर्पिन हाइड्रेट या ब्रोमेहेक्सिन। And the right answer is potassium iodide. Question number 16. The following hypothalamic regulatory hormone is not a peptide. तो इसमें से कौन सा हाइपोथैलेमिक रेगुलेटरी हार्मोन है जो कि पेप्टाइड नहीं है? ग्रोथ हार्मोन रिलीज इनहिबिटरी हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीज इनहिबिटरी हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन या फिर कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इसका राइट आंसर है प्रोलैक्टिन रिलीज इनहिबिटरी हार्मोन। ट्रैपिंग ऑफ आयोडाइड बाय द फॉलोइंग ऑर्गन या ऑर्गन्स इज इनहेंस्ड बाय थायरोट्रोपिन? थायराइड, सैलिवरी ग्लैंड, प्लेसेंटा या फिर ऑल ऑफ द अबव। द ट्रैपिंग ऑफ आयोडाइड बाय द फॉलोइंग ऑर्गन इनहेंस्ड बाय थायरोट्रोपिन एंड द राइट आंसर इज thyroid. Question number 18. Insulin release from pancreatic beta cells is augmented by the following except. तो यहाँ आपसे except पूछा जा रहा है। तो पैंक्रियाटिक बीटा सेल से इंसुलिन रिलीज को वहाँ फासन नहीं करता, मतलब तेज नहीं करता है। वो है कीटोन बॉडीज, ग्लूकाजोन, वैगल स्टिमुलेशन या फिर अल्फा एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट्स। तो इसका राइट आंसर है अल्फा एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट। बाकी जो है वो वहाँ पे प्रोसेस को हैसन करते हैं इंसुलिन के रिलीज को। क्वेश्चन नंबर 19. द सोडियम रिटेनिंग एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन इज एक्सक्रीटेड ऑन द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, कॉर्टिकल डायल्यूटिंग सेगमेंट या फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल। Sodium retaining action of aldosterone is exerted on the. The right answer is distal convoluted tubule. Prolonged testosterone therapy can cause hypertrophy of seminiferous tubules of testis, hypertrophy of interstitial cells of testis, atrophy of interstitial cells of testis या फिर both A and B are correct. And the right answer is atrophy of interstitial cells of testis. Question number 21. Select the tissue that is most sensitive to oxytocin. Myometrium, myoepithelium of mammary alveoli, vascular smooth muscle या फिर renal collecting ducts। तो ऑक्सीटोसिन के लिए कौन सा टिश्यू सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है? और इसका राइट आंसर है मायोएपिथेलियम ऑफ मेमरी एल्वेलाई। द ड्रग यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग टेटनी इज इंट्रावेनस डायज़ेपाम, इंट्रावेनस विटामिन डी, इंट्रावेनस कैल्शियम ग्लूकोनेट, इंट्रावेनस कैल्सिटोनिन। And the right answer is intravenous calcium gluconate. Question number 23. Which of the following drugs is a non-depolarizing neuromuscular blocker? Succinylcholine, vicuronium,
डेकामिथोनियम या फिर डेंट्रोलिन सोडियम। And the right answer is vicuronium. Question 24. The clinically used local anesthetics have the following common feature except they are amphiphilic weak bases. They are used for surgery in non-cooperative patients. In their use, care of vital functions is generally not needed. They are safer than general anesthetics in patients with respiratory and cardiovascular disease. And the right answer is they are used for surgery in non-cooperative patients. Question 25. The minimal alveolar concentration of an inhalational anesthetics is a measure of its potency, therapeutic index, diffusibility, oil water partition coefficient. And the right answer is potency. Question 26. The following is true about actions of ethyl alcohol. It exerts anticonvulsant action followed by lowering of seizure threshold. It lowers pain threshold. It increases confidence and reduces number of errors. It increases heat production and helps to keep warm in cold weather. तो ethyl alcohol के रेफरेंस में यहाँ कौन सा स्टेटमेंट सही है? और इसका राइट आंसर दोस्तों पहला ही है, इट एक्सर्ट्स एंटी कन्वल्जेंट एक्शन फॉलोड बाय लोअरिंग ऑफ सीजर थ्रेशोल्ड। क्वेश्चन 27. बार्बिचुरेट्स एक्सर्ट्स द फॉलोइंग एक्शन एक्सेप्ट। तो इसमें से कौन सा एक्शन बार्बिचुरेट्स का नहीं है? एंटी कन्वल्जेंट, एनाल्जेसिक, एंटी एनेक्सिटी या फिर रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट। तो एनाल्जेसिक इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ बार्बिचुरेट्स. The barbiturate having higher anticonvulsant sedative activity ratio is pentobarbital, phenobarbital, butabarbital या फिर thiopentone. And the right answer is phenobarbital. Question 29. The most effective drug in Parkinsonism is bromocriptine, selegiline, levodopa plus carbidopa या फिर बाइपरिडेन। जो पार्किंसोनिज्म डिजीज के लिए सबसे इफेक्टिव ड्रग कौन सी है? राइट आंसर इज लीवोडोपा प्लस कार्बिडोपा। क्वेश्चन नंबर 13. द न्यूरोलेप्टिक सिंड्रोम प्रोड्यूस्ड बाय क्लोरप्रोमाजीन लाइक ड्रग्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग एक्सेप्ट इमोशनल क्वाइटनिंग, paucity of movements, ataxia, indifference to external cues. And the right answer is ataxia. Question 31. Which of the following is a selective MAO-B inhibitor? Selegiline, clorgeline, moclobemide या फिर ट्रैंगलिक्लोप्रोमाइन। And the right answer is selegiline. Question 32. Morphine analgesia differs from that produced by aspirin in the following respect. तो जो मॉर्फिन वहाँ पे एनाल्जेसिया प्रोड्यूस करती है और जो एक एस्प्रिन प्रोड्यूस करती है, तो वहाँ पे डिफरेंस क्या है? इट हैज़ अ हायर सीलिंग, इट कवर्स बोथ परसेप्शन एज वेल एज साइकिक प्रोसेसिंग ऑफ द पेन, विसरल एंड इस्कीमिक पेन इज रिलीव्ड बेटर देन सोमेटिक इन्फ्लेमेटरी पेन या फिर ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। And the right answer is all of the above are correct. Question number 33. Strychnine produces convulsions by stimulating NMDA receptors, facilitating the excretory transmitter glutamate, blocking the inhibitory transmitter GABA, blocking the inhibitory transmitter glycine. And the right answer is blocking the inhibitory transmitter glycine. Question 34. Under psychological conditions, the rate limiting enzyme in the generation of angiotensin 2 is. तो rate limiting enzyme कौन सा है? renin, angiotensin converting enzyme, aminopeptidase या फिर angiotensinase.
and the right answer is renin. Question 35. Digitalis increases the force of contraction of ventricles by increasing the duration of systole, increasing the rate of contraction without affecting the duration of systole, increasing the rate of contraction but reducing the duration of systole, या फिर increasing both the rate of contraction as well as the duration of systole. The force of contraction of ventricles जो है वो digitalis कैसे वहाँ पे increase करता है? इसका राइट आंसर है बाय इंक्रीजिंग द रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बट रिड्यूसिंग द ड्यूरेशन ऑफ सिस्टोल. क्वेश्चन 36. द प्रिंसिपल एक्शन कॉमन टू ऑल क्लास 1 एंटी एरिथमिक ड्रग्स इज सोडियम चैनल ब्लॉकेड, पोटेशियम चैनल ओपनिंग, डिप्रेशन ऑफ इम्पल्स कंडक्शन या फिर प्रोलॉन्गेशन ऑफ इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड. And the right answer is sodium channel blockade. Question 37. The following drug is used to reduce the frequency of angina pectoris as well as to terminate an acute attack. Isosorbide dinitrate, pentaerythritol tetranitrate, diltiazem या फिर डाइपैराडामोल. तो एंजाइना पेक्टोरिस का फ्रीक्वेंसी वहाँ पे रिड्यूस कर देता है या ख़त्म भी कर देता है. वो कौन सा ड्रग है, कौन सी ड्रग यूज़ की जाती है? तो वो है आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट. क्वेश्चन 38. द एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग एक्सेप्ट. तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, एक्सेप्ट, नॉट, डू नॉट, इन सब चीज़ों का. डिलेड ऑनसेट ब्लड प्रेशर स्टार्ट्स फॉलिंग आफ्टर 1 to 2 weeks थेरेपी, lack of central side effects, no compromise of male sexual function, safety in peripheral vascular diseases. इसका राइट आंसर है डिलेड ऑनसेट ब्लड प्रेशर स्टार्ट्स फॉलिंग आफ्टर 1 to 2 weeks थेरेपी. क्वेश्चन 39. सिक्रीशन ऑफ पोटेशियम इन द लेट डिस्टल ट्यूबल एंड कलेक्टिंग डक्ट्स ऑफ किडनी डिपेंड्स ऑन इंट्रासेलुलर पोटेशियम कंटेंट, अनएब्जॉर्ब्ड सोडियम लोड प्रेजेंटेड टू द डिस्टल सेगमेंट, एल्डोस्टेरोन लेवल या फिर ऑल ऑफ द एबव. इसका भी राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 40. विच ऑफ द फॉलोइंग पेप्टाइड्स इज अ सेलेक्टिव वैसोप्रेसिन इन V2 रिसेप्टर एगोनिस्ट? आर्जिनिन वैसोप्रेसिन, डेस्मोप्रेसिन, लिपेसिन या टर्लीप्रेसिन. और दोस्तों जिन बच्चों की जीपैट की अभी बिल्कुल तैयारी नहीं शुरू हुई है या फिर उन्हें लग रहा है क्वेश्चन देख के कि उन्हें क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो दोस्तों ज़रूर व्हाट्सएप पे टेक्स्ट मैसेज करके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी जो भी क्वेरी है वहाँ पूछ सकते हैं, ताकि एक सही तरीके से चल के हम लोग जो उनका एग्जामिनेशन होने वाला है जनवरी या फरवरी में, उसकी प्रिपरेशन वहाँ पे स्टार्ट कर सकें. और बहुत आसान होता है दोस्तों जीपैट, कभी ये मत सोचिएगा कि वो टफ़ होता है. अगर आप केवल 2 घंटे देते हो, एक सुबह देते हो और एक आप शाम को देते हो फॉर रिवीजन, तो एग्जामिनेशन आसानी से क्रैक किया जा सकता है. कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने अभी तक पढ़ाई की है या नहीं की है, लेकिन अब आपको यहाँ पे रेगुलर हो जाना चाहिए. इसका राइट आंसर है दोस्तों डेस्मोप्रेसिन. क्वेश्चन 41. एब्जॉर्प्शन ऑफ ओरल आयरन प्रिपरेशंस कैन बी फैसिलिटेटेड बाय को-एडमिनिस्ट्रिंग एंटासिड, टेट्रासाइक्लिन्स, फॉस्फेट्स, एस्कॉर्बिक एसिड. और इसका राइट आंसर है एस्कॉर्बिक एसिड. Vitamin K is indicated for the treatment of bleeding occurring in patients being treated with heparin, being treated with streptokinase, of obstructive jaundice, of peptic ulcer. और दोस्तों जो लोग अभी जीपैट की तैयारी करने जा रहे हैं, वो लोग अभी से चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पे तैयारी शुरू कर दें, तो मैं उनको लिए बता दूं दोस्तों कि हम लोग यहाँ पे उन बच्चों के नंबर इकट्ठा कर रहे हैं, अब उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं. तो अगर आप उस चीज़ में इंटरेस्टेड हो और सिंसियर हो, मेन चीज़ है कि सिंसियर, वहाँ वही बच्चे होंगे जो सिंसियर होंगे, तो उनका व्हाट्सएप ग्रुप वहाँ पे बन रहा है. तो ज़रूर वहाँ पे हमें जो व्हाट्सएप है 9953703693, उस पर हमें मैसेज कर दें कि यू आर इंटरेस्टेड और आप सिंसियर हो के वहाँ पढ़ाई करना चाहते हो, तभी हम आपको वहाँ पे ऐड करेंगे उस ग्रुप में जो कि जीपैट का वहाँ पे बन रहा है. ये चीज़ ध्यान रखिए दोस्तों कि जीपैट 2020
2022 के लिए हम लोग अभी से स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हम लोग हमेशा 2 या 3 महीने पहले ही स्टार्ट करते थे, क्योंकि रिज़ल्ट तो दोस्तों तब भी आ जाएगा, लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि आपको अच्छी रैंक चाहिए ताकि आपको फर्स्ट शॉट में ही अच्छे कॉलेज मिल सके, तो आप अगर इंटरेस्टेड हो तो वहाँ पे हमें आप मैसेज कर सकते हो। फिलहाल दोस्तों विटामिन के इज इंडिकेटेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लीडिंग ऑकरिंग इन पेशेंट्स, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। Question number 43. Choose the most potent and most efficacious LDL cholesterol lowering HMG CoA reductase inhibitor. Lovastatin, simvastatin, pravastatin या फिर atorvastatin. Atorvastatin. Histamine H2 blockers attenuate the gastric secretory response to acetylcholine and pentagastrin as well, because H2 blockers block gastric mucosal, cholinergic and gastrin receptor as well. H2 blockers inhibit the proton pump in gastric mucosa. Acetylcholine and gastric act partially by releasing histamine in gastric mucosa. Histamine, acetylcholine and gastrin all act through the phospholipase CYP3-DAG pathway in gastric mucosa. दोस्तों ये लंबा क्वेश्चन है, इसको आप आराम से पढ़ लीजिए, फिर इसका आप आंसर वहाँ पे सेल्फ इवेलुएट करिए। और दोस्तों एक यहाँ पे कंडीशन रहेगी, जो बच्चे भी GPAT 2022 के लिए हमसे जुड़ना चाहते हैं कि वो लोग वहाँ पे अपना परसेंटेज ऑफ मार्क्स ज़रूर हमें बताएंगे, अपना नेम और परसेंटेज ऑफ मार्क्स। परसेंटेज ऑफ मार्क्स का यहाँ पे कुछ लेना देना नहीं है कि ये देखने के लिए कौन किसका ज़्यादा परसेंटेज है या क्या है, बल्कि ये हमें वहाँ पे इवेलुएट करना ज़रूरी रहता है कि किस बच्चे की अभी क्या पोजीशन है। और मैं आपको साफ बता दूं दोस्तों कि आपकी वहाँ पे बैक आई हो, आप एवरेज स्टूडेंट्स, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। इस प्लेटफॉर्म से दोस्तों हर बच्चा सेलेक्ट होकर जाता है, तो इसलिए आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि किस लिए परसेंटेज मांगा जा रहा है। परसेंटेज केवल हमारे इवेलुएशन के लिए है कि आपको कहाँ से हमें स्टार्ट करना है, ताकि आपको वहाँ पे ज़्यादा अच्छा इंटरफ्रेंस मिल सके और आप आसानी से इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर सको। तो आपको करना क्या है कि आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, आप वहाँ पे व्हाट्सएप करके अपना नेम और परसेंटेज वहाँ पे डिटेल जो है आप अपनी वहाँ पे मेंशन कर दीजिए और हम आपको उस ग्रुप में ऐड कर लेंगे। इसका राइट आंसर है दोस्तों एसिटिलकोलिन एंड गैस्ट्रिन act partially by releasing histamine in gastric mucosa. Question number 45. The most dependable emetic used to expel ingested poisons is intramuscular emetine, oral syrup ipecacuanha, intramuscular apomorphine या फिर oral bromocriptine. Right answer is intramuscular apomorphine. Question number 46. Irrespective of the type, all laxatives exert the following action: increases the content of solids in the feces, increases the water content of feces, reduces absorption of nutrients, increases intestinal motility. तो लैक्सेटिव्स कैसे काम करते हैं दोस्तों? इट इंक्रीजेज द वाटर कंटेंट ऑफ फीसेस। क्वेश्चन नंबर 47. चूज द एंटी माइक्रोबियल विच एक्ट्स बाय इंटरफेयरिंग विद डीएनए फंक्शन इन द बैक्टीरिया। तो कौन सा एंटी माइक्रोबियल है जो कि बैक्टीरिया में उसके डीएनए फंक्शन को इंटरफेयर करता है और इस तरह अपना एक्शन शो करता है? क्लोरमफेनिकॉल, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, स्ट्रिप्टोमाइसिन या फिर वैंकोमाइसिन? And the right answer is ciprofloxacin. Question 48. That sulfonamides act by inhibiting folate synthesis in bacteria is supported by the following findings except: para-aminobenzoic acid antagonizes the action of sulfonamides, methionine antagonizes the action of sulfonamides, purines and thymidine presence in pus antagonize the action of sulfonamides, bacteria that utilize folic acid taken up from the medium are insensitive to sulfonamides. And the right answer is methionine antagonizes the action of sulfonamides. Question 49. The beta-lactam antibiotics include the following: cephalosporins, monobactams, carbapinimides या all of the above? इसका right answer है all of the above. Question number 50. The most important mechanism by which tetracycline antibiotics exert antimicrobial action is
They chelate calcium ions and alter permeability of bacterial cell membrane. They bind to 30S ribosome and inhibit bacterial protein synthesis. They bind to 50S ribosomes and interfere with translocation of the growing peptide chain in the bacteria, या फिर they interfere with DNA mediated RNA synthesis in bacteria. तो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स कैसे वहाँ पे अपना एंटी माइक्रोबियल एक्शन शो करते हैं. तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के ऊपर ये क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर है कि दे बाइंड टू 30S राइबोसोम एंड इनहिबिट बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस. तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, और ये वीडियो आपको कैसे लगा. ऐसे अगर और क्वेश्चन आपको चाहिए तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पे हमें बता सकते हो, और आज ही आपके लिए वो वीडियो आएगा. जिस चीज़ पे ज़्यादा कमेंट रहेंगे कि सब्जेक्ट पे चाहिए तो वो चीज़ आपको यहाँ पे आज प्रोवाइड हो जाएगा. और जैसे कि मैंने आपको बताया कि टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, और जो बच्चे भी प्रिपरेशन करने जा रहे हैं जीपैट की सिंसियर हैं तो उन्हें कैसे जुड़ना है ये भी मैंने आपको बता दिया है. फ़िलहाल के लिए दोस्तों अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा. थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय.